हेलो बच्चों, क्लास 10th की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानना होगा, और त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करना सीखेंगे। और लास्ट में त्रिकोणमिति में जो भी सूत्र यूज होंगे उनको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में ही जान लेते हैं एक बार। तो देखो, त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या कहती है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों, एक तो कोण हो गया और साथ में त्रिभुज। त्रिभुज भी कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो कोण और त्रिभुजों की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई समकोण त्रिभुज हमें दिया होगा, उसमें जितने भी कोण हैं और जितनी भी भुजाएं हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है वो क्या बताता है? हमें त्रिकोणमिति बताता है। ठीक है, अब कैसे वो सारी चीज़ें बताएंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे त्रिकोणमिति के नाम ही से पता लग रहा होगा, त्रि का मतलब होगा तीन, कोण का मतलब कोने को हो या कोण को बात की है, और मिति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। त्रि का मतलब होगा तीन, कोण का मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना या किसी चीज़ को मापना। अब देखो, इसका अर्थ क्या हो गया कि तीन कोणों का मापन। त्रिभुज में तो तीन कोण होंगे तो उनका हमें मापन करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का मापन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात को जानने से पहले हमें ये समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात करते हैं। जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा होगा आपको, सम का मतलब होगा समान। अब किसके समान? 90 के समान। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 के समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है। अब क्या होता है कि 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। तो 90 के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की, जिसको हम कर्ण कहेंगे। अब जहाँ पर ये त्रिभुज टिका होता है, देखो यहाँ पे त्रिभुज टिका है, जैसे ये ज़मीन है इस प्रकार से, तो यहाँ पे त्रिभुज टिका है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ टिकी होती है उसको हम बोलते हैं आधार। तो ये इसका आधार हो गया। और आधार से ठीक 90 डिग्री का कोण डालते हुए एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम लंब कहते हैं। तो पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, कभी भी अगर समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगी तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ज़रूर बात होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, देखो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के, शेष दो भुजाओं का भी हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखो, दोबारा मैं बता देता हूँ, जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब जो कर्ण का वर्ग होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कर्ण का वर्ग होगा वह शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो है हमारे पास लंब और एक है आधार। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के, इनका भी वर्ग करना है वर्ग के योग के बराबर। तो योग मतलब इनको आपस में जोड़ना है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल तो समकोण त्रिभुज के बारे में इतना ही है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, और त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा तो इसी समकोण त्रिभुज का हम निकालेंगे। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि त्रिकोणमिति में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जितने भी कोण होंगे वो, और जितनी भी इसकी भुजाएं होंगी, देखो तीन कोण हो गए ये वाले, और भुजाएं कौन कौन सी? एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो इनके बीच का संबंध स्थापित किया जाता है, इनके बीच में अनुपात निकाला जाता है। अब वो अनुपात क्या होता है? उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। अब वो अनुपात क्या क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले आता है साइन थीटा। इनको तरीके से आपको याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना होगा। पहले होगा साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद ये याद रखेंगे हम, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये बताया वैसे ही आपको इसको याद रखना होगा। अब देखो, ये पता होना चाहिए आपको पहले ना कि ये थीटा होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ से कोई यहाँ पे कोई कोण डालता हूँ, माना ये कोण थीटा है, तो तब मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे साइन थीटा का मान चाहिए तो एक तो इसका कोण हो गया।
अब कोण और इसकी जो भुजाएँ हैं इनके बीच में अनुपात बताता है ये साइन थीटा। अब क्या होता है इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। लाल बटे में के ए, तो ऐसे याद रख सकते हैं लाल बटे में का। अब ये चीज़ क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये वाला अनुपात ध्यान रखना है, एल बटे में के। तो एल बटे के का मतलब ये साइन थीटा का मान होता है। तो एल का मतलब होगा लंब, के का मतलब होगा कर्ण। ये वाला जो दूसरा है ए और के, ए मतलब होगा आधार, के मतलब होगा कर्ण। तो ये कॉस थीटा का मान होता है। फिर लास्ट में ये एल है तो ये होगा लंब, ए मतलब होगा आधार, तो ये टेन थीटा का मान होता है। तो साइन कॉस टेन का मान ये वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना है तो एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कहाँ पे है, ये वाला लंब है, ये वाला कर्ण है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उसमें मैंने किसका यहाँ पे अनुपात निकाला या किसके बीच में संबंध निकाला, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज नहीं कह सकते, समकोण त्रिभुज के एक कोण और साथ में इसकी जो भुजा है इसके बीच में अनुपात हमने निकाल दिया। देखो यहाँ पे कोण है, साथ में यहाँ पे भुजाएं हैं, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या निकाल दिया, संबंध निकाल दिया, इसका अनुपात निकाल दिया। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर कॉस का मान मुझे चाहिए तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा मान होगा ये कॉस थीटा का मान होगा जो कि होगा आधार और के मतलब होगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आधार और बटे में यहाँ पे हो जाएगा कर्ण। तो दूसरा मान भी हमने निकाल दिया। वैसे अगर मुझे टेन थीटा का मान चाहिए तो टेन थीटा का मान होगा लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा लंब और बटे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आधार। तो ठीक है, यहाँ पे देखो तीन वैल्यूज़ हमने निकाल दी। ठीक है, और सबसे मेन ये तीनों ही वैल्यूज़ होती हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने इनके बीच में संबंध निकाल दिया। उसके बाद अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखो जो कॉट थीटा होता है ना, वो होता है टेन थीटा का उल्टा। मतलब कॉट थीटा के बदले में यहाँ पर लिख सकता हूँ एक बटे में टेन थीटा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कॉट थीटा में इनका अनुपात निकालना है तो मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लंब बटा आधार है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आधार बटे में लंब। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे में यहाँ पे हो जाएगा लंब। ठीक है, अगर आपको यहाँ से भी इसको ध्यान रखना है तो ये साइन का, कॉस का, ये टेन का, फिर ये कॉट का, ये सेक का, ये कॉसेक का। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो जो आधार बटे लंब वही चीज़ है। अब जो सेक थीटा होता है ना वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। मतलब सेक थीटा लिखो ही एक बटे में कॉस थीटा लिखो, बात एक ही होती है। और एक बटे में कॉस थीटा है मतलब इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, लास्ट में जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बटे में साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण है। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो टेन थीटा का मान होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संबंध है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 6 तो ये होगी और साथ में सातवां ये वाला, तो ये 7 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं इन सबको मिटा के इनको ढंग से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये अनुपात ध्यान रखने होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या-क्या होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इनको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज हमें दिया है, इसमें केवल 2 चीज़ें हमें दी होंगी, कोई सी भी 2 चीज़ें वो हो सकते हैं। तो जैसे इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है। इसमें ये वाली भुजा मान लीजिए हमें दी है 4 है, ये वाली भुजा हमें दी है 3। तो अब तीसरी भुजा तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण का वर्ग जो होगा वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कर्ण क्या है हमारा AC है। तो जो AC का वर्ग होगा वो शेष 2 भुजाएँ कौन-कौन सी हैं? एक भुजा है 4, एक भुजा है 3। तो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। तो जो AC का वर्ग होगा वो 25 के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो AC का मान जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस में वर्गमूल 25। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हट गया, यहाँ पे वर्गमूल आ गया। अब क्योंकि ये वाली जो है ये दूरी है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, हम केवल प्लस लेंगे। तो वर्गमूल 25 का मान इसका मतलब ये हो जाएगा, वर्गमूल 25 का मान होता है 5। तो AC का मान हमने निकाल दिया 5। अब देखो तीनों भुजाएं हमने निकाल दी।
अब जैसे अगर मुझे इनका अनुपात निकालना है, साइन थीटा का मान मुझे निकालना है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, देखो लंब है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 5 इसका मान हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का मान निकालना है तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार है हमारे पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब टेन थीटा का मान होता है लंब बटे में आधार। तो लंब है हमारे पास 4 और आधार है 3, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 3। वैसे ही कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा या तो आप इससे निकालो को टेन थीटा का उल्टा होता है, या यहाँ पे दिया है आधार बटे लंब। तो टेन थीटा है 4 बटे 3, तो कॉट थीटा होगा 3 बटे में 4। या यहाँ से भी निकालना चाहें तो आधार है 3 और लंब है हमारे पास कितना 4, तो 3 बटे 4 आ रहा है। वैसे ही सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार या कॉस थीटा का उल्टा। तो 3 बटे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3। और कॉसेक थीटा 4 बटे 5 है, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 4 बटे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4। तो ऐसे हम इनका मान निकाल सकते हैं। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इतना ही है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब त्रिकोणमितीय जो सारणी है, मतलब जहाँ पर जो मान होते हैं, जैसे साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, तो इनके मान कभी भी नहीं बदलते हैं। तो इनका मान हमें याद रखना पड़ेगा। अब देखो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, कभी भी ये मान याद नहीं होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, पहले तो मैं टेबल बताना मतलब कैसे याद रख सकते हैं या टेबल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे अगर साइन का मान निकालना है, तो साइन 0 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। अब 0 के बाद 1 आता है तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2 आता है तो 2, उसके बाद 3 आता है तो 3, और यह 4 आता है तो 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिख दिया। इसके बाद इन चारों को 4 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 4 से भाग कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चारों को 4 से भाग कर दिया, और फिर लास्ट में क्या करना है, चारों में वर्गमूल लगा दो। यहाँ पे भी वर्गमूल, यहाँ पे भी वर्गमूल, यहाँ पे भी वर्गमूल, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनको हल कर दो। अब देखो अंश में अगर 0 है, बटे में कोई भी संख्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मान तो होगा 0। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का मान या साइन 0 का मान होगा वो हमेशा 0 होगा। पहला मान हमने निकाल दिया। उसके बाद देखो वर्गमूल पूरे के वर्ग में, मतलब ये जो वर्गमूल है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसको अगर अगर मैं अलग-अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1, और यहाँ पे होगा वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 1 का मान तो 1 ही होता है, और वर्गमूल 4 का मान होता है 2। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब साइन 30 का मान होगा 1/2। वैसे ही यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर दो, तो इसको काटेंगे 2 से, तो ये होगा 1, ये होगा 2। अब वर्गमूल देखो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1, यहाँ पे होगा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है, तो ये होगा 1, और वर्गमूल 2 का मान तो वर्गमूल 2 ही होगा। तो साइन 45 का मान होगा 1 बटे में वर्गमूल 2। ठीक है। अब यहाँ पे है तो वर्गमूल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो इसको मैं अलग-अलग कर देता हूँ। ये है वर्गमूल 3 और यहाँ पे है वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो वर्गमूल 3/2, जो साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 होता है। अब देखो 4/4 है, इसको काट दो तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1। वर्गमूल 1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही होती है। तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमने निकालना सीख दिया। ठीक है, साइन की वैल्यू निकाल दी। अब कॉस की वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे। अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन के 90 से शुरू करेंगे। मतलब कॉस 0 की वैल्यू वही होती है जो साइन 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे 1 लिख दो। यहाँ पे वर्गमूल 3/2 है, तो अब ये वर्गमूल 3/2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद वहाँ यहाँ पे मतलब ऐसे हमें बढ़ना है। तो पहले 1, उसके बाद वर्गमूल 3/2, इसके बाद 1 बटे में वर्गमूल 2, तो 1 बटा वर्गमूल 2 यहाँ पे भी आएगा। फिर 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, और लास्ट में 0, तो 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो कॉस का मान यहाँ से हम बढ़ेंगे तो साइन की वैल्यू जो दाईं तरफ से है ना, कॉस का मान अगर मैं दाईं तरफ से शुरू कर दूँ तो हमारा कॉस का मान निकलेगा। तो अगर मैं इनको ढंग से लिखूँ तो ये सारे मान हमारे हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने कॉस का मान भी निकाल दिया। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे, टेन मैंने अभी आपको बताया ना कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, टेन थीटा का मान होता है। तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा करना होगा। यहाँ पे भी बटे लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, और यहाँ पे भी लगा दो। तो 0 बटे में कोई भी संख्या अगर है तो उसका मान तो 0 ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखो इसको तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो ये बड़ा वाला बटा है, तो सबसे पहले ऊपर है हमारे पास 1/2। अब ये जो बड़ा वाला बटा है इसको अगर मुझे गुणा में चेंज करना है, बटे का मतलब होगा भाग, भाग को अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो ये संख्या उल्टी हो जाती है ना। वर्गमूल 3/2 है, तो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा 2 बटे में वर्गमूल 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 बटे में वर्गमूल 3।
अब 2 से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। तो इसका मतलब tan 30 का मान होगा 1/वर्गमूल 3, ठीक है। अब उसके बाद 45 का मान निकालना है तो यहाँ पे बटा लगा दो, तो सेम टू सेम वही चीज़ है ना, 1/वर्गमूल 2 यहाँ भी है बटा 1/वर्गमूल 2 यहाँ भी है। जैसे कहीं पे 2/2 होता है तो इससे ये काट के 1 होता है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इससे ये कटेगा तो हमारे पास मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पे इसका मान 1 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बड़े वाला बटा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 3/2। अब ये जो बटा है इसको मतलब ये जो भाग है इसको मैं गुणा में चेंज करूँगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा वर्गमूल 3, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे 1/0 है। अब देखो अगर 0 अंश में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मान 0 आता है। बट अगर 0 हर में है तो उसका मान हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित, मतलब उसको परिभाषित नहीं कर सकते हम। अब देखो tan का मान भी हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे हम cot का मान। अब cot के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने बताई थी ना, cot जो होता है tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा लिखो या यहाँ से लिखो, बात देखिए। यहाँ से इधर हम बढ़ेंगे कि पहले नॉट डिफाइंड होगा तो ये होगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद वर्गमूल 3 होगा वर्गमूल 3, उसके बाद 1 होगा 1, उसके बाद 1/वर्गमूल 3 1/वर्गमूल 3, उसके बाद 0, तो यहाँ पे भी 0। या अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, tan थीटा जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/बटे में 0 आ रहा है, हर में 0 आ रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। 1/वर्गमूल 3 का उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे तो वर्गमूल 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/वर्गमूल 3, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब ये है 1/0। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, जिसको कि मैं 0 लिख सकता हूँ। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ से इसको मतलब इसका उल्टा कर दो, जैसे साइन और कॉस में किया था। अब मुझे सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा का मान मैंने क्या बोला था, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जैसे कॉस यहाँ पे 1 है तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा, तो सेक 0 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। सेक 30 का मान क्या होगा, ये वर्गमूल 3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/वर्गमूल 3। वैसे ही 45 का मान 1/वर्गमूल 2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2/1 लिखो, या ना लिखो, केवल वर्गमूल 2 ही लिख दो। अब जो सेक 60 का मान होगा, जैसे कॉस 30 का मान 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे 2 होगा, इसका मान 0 है तो 0/1 है ये। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, तो हर में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो सेक का मान भी निकाल दिया। अब कॉसेक का मान निकालेंगे तो एक तरीका ये है कॉसेक का निकालने का कि यहाँ पे ये जो साइन है इसका उल्टा कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि सेक का ही यहाँ से मतलब यहाँ से लिखना शुरू कर दो कि पहले नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, फिर 2 है तो यहाँ पे 2, फिर वर्गमूल 2 है यहाँ पे वर्गमूल 2, 2/वर्गमूल 3 यहाँ पे 2/वर्गमूल 3 यहाँ पे 1, तो लास्ट में यहाँ पे 1, ठीक है। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। या इसका उल्टा करेंगे तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है हमारे पास कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/2, इसका उल्टा 2, 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, √3/2 2/वर्गमूल 3, 1, तो यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो ये तरीका होता है त्रिकोणमितीय तालिका को याद रखने का। देखो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, अगर आप 2 3 4 5 7 8 बार ये पूरी तीन टेबल को आप खुद से लिख दोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे वैल्यूज़ याद होनी शुरू हो जाएंगी। आपको इसको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, और बच्चों को इसी टेबल को याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। अब देखो त्रिकोणमितीय तालिका होगी, लास्ट में इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे या कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये तो हर किसी को याद होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यहीं पे अगर मैं कॉस का भाग करता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दो। तो यहाँ पे भाग कर दिया तो पूरे इसमें करना होगा, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी भाग होगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का भाग यहाँ भी होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भाग यहाँ भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे भी सेम टू सेम स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा बटे में यहाँ पे होगा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर यहाँ पे इसको देखो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 बटे में कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे एक बचेगा तो एक का वर्ग एक ही होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर एक बटे में कॉस क्या होता है, एक बटे कॉस होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा एक आइडेंटिटी, ये हमने बना दी। तो यहाँ पे इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये है, दूसरी वाली ये वाली हो जाएगी हमारी। इसको याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको ऐसा करके इसको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो एक तो दूसरी आइडेंटिटी ये मैंने बता दी। अब तीसरे में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करा ना, आप चाहें तो इसमें साइन से भी भाग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस है उसके बदले यहाँ पे साइन लिख दो। यहाँ पे भी कॉस है तो इसके बदले यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉस है तो इसके बदले साइन आएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा, तो इससे ये कटेगा तो यहाँ पे तो हमारे पास आएगा एक। धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। जैसे ये किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर एक बटे में साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी तीसरी आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो केवल ये तीनों ही फॉर्मूले, आइडेंटिटी कहो या फॉर्मूले कहो, ये तीन ही फॉर्मूले इसमें हैं, ही आपको ध्यान रखने हैं। देखो पहला फॉर्मूला तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, बाकी दो आइडेंटिटी याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो फ़िलहाल तो इसके परिचय में इतना ही था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसमें कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।